माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नीतियों के केंद्र बिंदु में है मानव और मानवता का संरक्षण, उनके अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों के मानव अधिकार आयोग की व्यवस्था बनी है, लेकिन यह व्यवस्था कोई नई नहीं है। यह ठीक है कि यह आधुनिक रूप में होगा, लेकिन भारत के सामाजिक व्यवस्था में पहले भी मानवता का उच्च स्थान रहा है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में जब संतों की वाणी में मानव का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सत्य की विजय हो, असत्य का पराजय हो, हमेशा आशीर्वाद के रूप में या संदेश के रूप में मिलता रहता था। अगर भारतीय परंपरा में किसी संत को कोई व्यक्तिगत रूप से भी प्रणाम करता था तो उनके मुख से आशीर्वाद के रूप में यह वाणी निकलती रही है, अभी भी निकलती है। मैं याद कराना चाहूँगा कि विश्व की लोकतंत्र, विश्व में लोकतंत्र की प्रथम जननी वैशाली है। लक्ष्मी वंशजों का वहाँ राज्य रहा है और उस लोकतंत्र में, उस गणतंत्र में मानवता के अधिकारों के संरक्षण के लिए वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई थी। जी जी, कितना धैर्य से आपको सुने हैं और आप बेधैर्य होने का हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मानव में भगवान बसता है, भगवान को पाना है तो मानव की सेवा करो। और इसी ध्येय और अवधारणा को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर मानव के अधिकारों को संरक्षण और संरक्षित करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे अध्यक्ष महोदय। और मानवता को राजधर्म बनाया है, मानवता को राजधर्म बनाया है। न किसी पर कोई अत्याचार हो और न कोई अत्याचारी बख्शा जाए, इस संकल्प के साथ मोदी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का ग्लोबल अलायंस है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव परिषद का एक निकाय है। मानव अधिकार के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित की व्यवस्था को सुदृढ़ तथा सफल और सरल बनाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है, यह संशोधन विधेयक लाया गया है। बंधु, बहुत चर्चा हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो भी इस संशोधन विधेयक में जो प्रावधान लाने का प्रस्ताव है उस पर सब लोगों ने चर्चा की है। और जहाँ तक लोगों, माननीय सदस्यों के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारी चिंताओं का उत्तर और समाधान संशोधन विधेयक के प्रावधान में है, प्रावधान में है। महिलाओं पे चिंता व्यक्त की गई। आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसके लिए पहले से भी महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में आयोग के सदस्य तो हैं ही, इसके अलावा एक और सदस्य मानद सदस्य के रूप में इस आयोग में सम्मिलित हो, इसके प्रावधान का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, 50% की आबादी है और इस मोदी युग में महिलाएं आगे आ रही है
और तत्परता के साथ आ रही है और नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग कर रही है, इसलिए यह अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। मानव अधिकार आयोग के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो, उत्थान का हो या संवेदनाओं का हो, यह आयोग में उनके सदस्य की संख्या बढ़ने से संरक्षित होगा, सुनिश्चित होगा। महोदय, आयोग में सिविल सोसाइटी को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए सिविल सोसाइटी की प्रतिनिधियों की संख्या जो आयोग में पहले 2 था उसको बढ़ाकर 3 किया गया है। सिविल सोसाइटी की भागीदारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से समाज के अधिकारों का, मानव के अधिकारों को संरक्षण मिलेगा और बल मिलेगा। NHRC में विभिन्न वर्गों के अभिव्यक्ति को शामिल करने तथा बहुलता को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा महिला आयोग का विधान है। चले गए ओवैसी साहब, पता नहीं गृह मंत्रालय से उनको कितना कहाँ है? चलो आप बोलो, आप बोलो। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यहाँ आरोप लगाया कि इसमें अल्पसंख्यकों के लिए सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है। पहले से ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को इस आयोग के सदस्य के रूप में रहने का प्रावधान है। और वैसे भी जब इसमें ओबीसी आयोग पहले से नहीं था, जिसका नए प्रावधान में लाने का है, तो ओबीसी वर्ग में अल्पसंख्यक भाई भी आते हैं, अल्पसंख्यक भाई भी आते हैं, इसलिए उसमें कोई रुकावट नहीं है उनके लिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ साथ मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को भी NHRC के मानद सदस्यों के रूप में शामिल करने का। प्रेमचंद जी, माने प्रेमचंद जी, हम आपकी बात का इस प्रश्न आप बता दो ना कि है अंदर। नहीं, अंदर है, सारी बातें अंदर हैं। जब आप आएंगे तो अंत में आपको पता चले। ये निकाल दो तो सुना ही पड़ेगा। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है या नहीं है वो तो बताए। अभी माने प्रेमचंद जी, अभी हम बताए कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी पहले से ही राष्ट्रीय आयोग के सदस्य के रूप में उनका स्थान है और वह सुनिश्चित है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। इसके साथ साथ हमने यह भी बताया कि जब ओबीसी वर्ग को हम इसमें लाने का प्रावधान किए हैं तो अल्पसंख्यक भाई भी ओबीसी के दर्जे में कहीं न कहीं से आते हैं। सरकार ने भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उनको हटाया नहीं गया, चिंता का विषय नहीं। ऐसा नहीं कि उनको की पात्रता को कहीं बाधित किया गया, उनकी पात्रता तो है ही। उसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पात्र बनाने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय रहा है और यह इसलिए करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार चिंतित है कि मैं यहाँ स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि 12 आयोग राज्यों के अभी भी अध्यक्ष पद उनके 13 खाली हैं। 25 में से 13 खाली है और 12 ही इन पोजीशन है। इसके अलावा आप कई ऐसे मेंबर हैं जहां मेंबर इन पोजीशन 15 है और अभी भी 15 मेंबरों का पद अभी रिक्त है, वैकेंट है। इस स्थिति में अगर इनके आयोग के गठन में अगर सरलता नहीं लाई जाएगी तो आज जो प्रश्न उठ रहे हैं कि आज बहुत सारे केसेज पेंडिंग हैं, नहीं उसकी सुनवाई होती है, प्रक्रिया में विलंब होता है, तो सबसे बड़ा कारण यही है। इसीलिए आयोग, चाहे वह राष्ट्रीय आयोग हो या वह राज्य का मानव अधिकार आयोग हो, उसका कोई भी पद रिक्त नहीं हो, इसलिए
सरलता के लिए, सुविधा के लिए और पद रिक्त नहीं रहे, इसके लिए पद पे नियुक्ति हो जाए अध्यक्ष का, इसके लिए इस प्रावधान को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का SHRC में भी है कि ठीक उसी प्रकार राज्य के मानव अधिकार आयोग में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इस अध्यक्ष पद के लिए पात्र हो सकते हैं, ताकि जो मैं पूर्व में बताया वो सारी सरलता और सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अध्यक्ष महोदय, आयोग के अध्यक्ष पद के रिक्त होने के कारण 2006, 7, 9, 10, 2015 और 16 में कुछ अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर आयोग ने कार्य चलाया है। वैसी स्थिति आई थी अध्यक्ष महोदय। उसके अलावे जो इस आयोग में प्रावधान किया गया है, इस सरकार दिल्ली के सिवाय संघ राज क्षेत्र में जहां मानव अधिकारों से जुड़े हुए कार्य राज्य आयोगों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इसका कारण यह है कि उन लोगों को दिल्ली आना पड़ता है, तो जो संघ राज्य है, बगल के राज्य में जहां राज्य मानव आयोग है, वहां उसको अटैच किया जा सके और उनकी वहां सुनवाई हो, उनका वहां संरक्षण हो। महोदय, इसलिए यह बहुत आवश्यक था इस प्रस्ताव को लाना। अभी माननीय शशि थरूर साहब बोल रहे थे और इन्होंने कई चिंता भी व्यक्त की है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज इन्होंने एक बात यह कही कि NHRC को सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त नहीं है। आपको 2016 में यूएन सब कमेटी ने एक्सेप्टेशन नहीं दिया, इसलिए आपने जाके एश्योरेंस दे दिए 2017 में कि आप इसको रिफॉर्म करेंगे। उसके बेसिस में आपको नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा माननीय सदस्य नहीं है। जो आपने पेरिस संधि की बात कही और आपने ऐसा कहा कि वहाँ आपने जो वचन दिया है उसके लिए प्रस्ताव ला रहे हैं और आपकी रेटिंग कम है, उससे मैं कह रहा हूँ कि आज भी आज के डेट में NHRC को, हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ए दर्जा, ए अंक प्राप्त है, जो प्रथम होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान की जो रेटिंग होती है उसमें ए शब्द का उपयोग है और ए स्थान प्राप्त है। आज की एक ग्रेड बोल रहे हैं, एक ग्रेड की बात बोल, श्रेणी की बात, स्थान ए। और हमें आगे भी ए रेटिंग को बरकरार रखना है, इसलिए यह प्रावधान प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय सुझाव को ध्यान में रखते हुए ही निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुझाव आए थे और हम एक निकाय हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हम एक निकाय हैं। हम एक दूसरे के सुझाव को देते भी, लेते भी रहते हैं और मानते भी रहते हैं, और जो सुझाव उसको अच्छा, जो सुझाव थे उसको मानने में, आपके भी अच्छा सुझाव मानने में क्या इतराज हो सकता है। लेकिन आपको मैं बताया हूँ कि सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को लाने का जो प्रावधान है, यह उस सुझाव का परिणाम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की मानवता के प्रति संवेदना और मानव अधिकार को संरक्षित करने का संकल्प और विचार, इसका यह है। पेरिस समझौता की आप यह भी कर रहे थे, मापदंड की चर्चा कर रहे थे आप। अध्यक्ष तथा सदस्यों की चयन प्रक्रिया प्राप्त रूप से विस्तृत और पारदर्शी नहीं है। बिल्कुल पारदर्शी है, लेकिन जो पात्रता बनाई गई थी, उस पात्रता के आधार पर अनुपलब्धता होने की वजह से जो पद रिक्त होते थे वह पद रिक्त नहीं रहे और मानव अधिकार आयोग पूर्ण रूप से गठित हो, इसकी पारदर्शिता में कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक असम में NRC में शामिल नहीं होने के कारण 57 लोगों की आत्महत्या की बात की।
एनआरसी सरकार का संकल्प है, आप जानते हैं, और इसीलिए अभी एनआरसी में अगर कुछ त्रुटियां रह गई और वह पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से कोई छूटे नहीं जो योग्य है, और वैसे व्यक्ति शामिल नहीं हो जो भारत की नागरिकता रखने का पात्र नहीं हो, उसको योग्य नहीं हो, या रजिस्टर त्रुटिपूर्ण न हो, इसके लिए समय की मांग की गई है। और इसीलिए यह एनआरसी में शामिल नहीं होने के कारण हुआ है, यह सही नहीं है, और यह सही जानकारी आप प्राप्त कीजिए। कारण कुछ और हो सकता है। आत्महत्या अच्छी चीज नहीं है, और सरकार संवेदनशील है, केंद्र की सरकार। कहीं से भी यह बात जो आप बोल रहे हैं नहीं है। कैंसर रोगियों की आपने चर्चा की, कैंसर रोगी की आपने चर्चा की, गिरफ्तार में भेदभाव का आरोप लगाया। कहीं गिरफ्तार में भेदभाव नहीं है, जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसा ही दिखाई देता, जिसकी जैसी भावना हो, भेदभाव नहीं, और मानवता को मन का भाव, और मानवता व्यक्तिगत रूप मानवता के अधिकारों का, मानव के अधिकारों का हनन का दो प्रकार है। एक तो व्यक्तिगत है और एक समूह में है। माननीय सदस्य जरा बोलिए, और मैं आपको कह भी रहा हूं, बोलिए नहीं सुनिए, कह रहा हूं कि मानवता तार तार कब होती है? शाम के समय सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी में मानवता तार तार होती थी। मैं किसी योजना का नाम नहीं लेने जा रहा हूं। जब बेबस, लाचार और बीमार लोग जब पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में जब दम तोड़ते थे, मानवता वहां टूटती थी, मानवता वहां लाचार होती थी, मानवता तार तार वहां होती थी, मानवता का सर वहां झुक जाता था जब हमारी अबोध बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जो घोर पाप करता था, जहां फांसी का प्रावधान पहले नहीं था, मानवता वहां संसार होती थी, मानवता वहां झुकती थी, मानवता वहां अपमानित होती थी। जब किसान की बेटी का अरमान जो शादी की मन में पाले हुए रहती थी और पैसे के अभाव में उनके हाथों में मेहंदी नहीं रचती थी, और भाई कई बार सपना भी चकनाचूर होता था, जो सोचता था कि हमारी बहन भी किसी अच्छे घर में ब्याही जाएगी, और जब उसके अरमान कुमलाते थे, मानवता वहां झुकती थी, मानवता वहां शर्म करती थी, मानवता का मान वहां चोर होता था। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष नहीं, बिल्कुल आपने कहा है, नहीं मैं मानवता मैं उसी पे कह रहा हूं। मैं तो कुछ अन्य नहीं कर, मानवता कहाँ अध्यक्ष महोदय, आज कहा गया, आज यह भी कहा गया, नहीं आपने पुलिस, आप सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों को भी पर भी आपने प्रश्न उठाया है। अध्यक्ष महोदय की बोल रहे हैं, आप खड़े हो जाते हैं तो यह तो मानव स्वभाव है, ध्यान को केंद्रित करने वाला बिंदु कोई खड़ा हो जाता है तो ध्यान उधर चला जाता है। अभी ऐसे भी यह तो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षित कीजिए। बंगाल में भी ये हालत है अध्यक्ष महोदय, बंगाल में तो पूरा हो रहा है, नहीं वही उन्हीं पे मैं आपका रखा हूँ, मैं आप पे ही आ रहा हूँ। शौकत, माननीय शौकत दादा जो बोले हैं कि सशस्त्र स्वागत, हाँ स्वागत साहब राय, मैं भी हूँ इसलिए नहीं कहना चाहता। दादा बोल दो चलेगा। दादा भी बोले, अच्छा राय आप हो। दादा भी बोले हैं, उम्र भी दादा वाली है। अध्यक्ष महोदय, सशस्त्र बलों के द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन कहा गया है, इसमें कहीं नहीं होता है। अगर सशस्त्र बल कोई ऐसे मानव अधिकार का उल्लंघन करती है, यह संवेदनशील सरकार है, मोदी जी की सरकार है,
वहाँ रिपोर्ट मंगाई जाती है, जांच की जाती है, निष्पक्ष जांच की जाती है। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। और ऐसे भी हमारे आप आदरणीय गृह मंत्री जी से परिचित हैं, तो होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए, मानवता उन विधवाओं के लिए भी है, संवेदना उन विधवाओं के लिए भी होनी चाहिए जिसके मांग में सिंदूर की लालिमा सजी होनी चाहिए। वहां उनके शहीद पति की चिता के राख सज जाती है। इसकी भी संवेदना हम सबों के मन में होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और यह संवेदनशील समय आपका थोड़ा सा 2-4 मिनट 2-3-4 मिनट दे दीजिए। जी अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं समाप्त कर रहा हूं, आपका आदेश है। नहीं तो आप तो अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब परिश्रम कोई इंसान करता है, यानी परिश्रम और प्रयास, परिश्रम और प्रयास परिणाम लाती है। परिश्रम और प्रयास से यह सरकार परिणाम लाई है और आगे भी लाएगी। और जब मोदी है तो मुमकिन है, और जब शाह है तो सिद्धि है। जब मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो सिद्धि है। पूरे देश ने भरोसा किया है। आप सबों से आग्रह है कि आप भी भरोसा कीजिए। देश और दुनिया भरोसा कर रही है, आप भी भरोसा कीजिए। सबके दिन अच्छे आए हैं और खुशियां आगे आएगी आपके लिए भी। जो मानव जीवन के मानक में सत्ता छोड़कर, मानव के आत्म सुख और सुख सत्ता से नहीं होता। हमारी संस्कृति को आप पहचानिए, लेकिन बाकी जो पारिवारिक सुख है, जो आपकी दीर्घायु होने का है, यह तो और बाकी अन्य सुविधाओं का है, अच्छे से जीने का है। प्रधानमंत्री जी आपकी भी चिंता कर रहे हैं, दीर्घायु होने की कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कई बातें कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जब इस संशोधन जब तमिलनाडु सरकार को, वहाँ तो हमारी सरकार नहीं रही है, जब तमिलनाडु सरकार को जब अपने राज्य मानव अधिकार के आयोग के गठन में कठिनाइयाँ हुई, तो उन्होंने केंद्र को सुझाव दिया और उसके सुझाव का भी अंश इसमें है। और वहाँ बरसों तक वहाँ आयोग के अध्यक्ष पद का वहाँ चयन नहीं हो सका, नियुक्ति नहीं हो सकी। और तमिलनाडु सरकार के विचारों को समर्थन देने वाले राज्यों को भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा, राज्यों को ही बताना चाहूँगा। तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को आंध्रा ने, आसाम ने, बिहार ने, हरियाणा, गोवा, हिमाचल, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने उनकी भावनाओं का आदर किया है। और उनकी भावनाओं का एक रूप हमारे इस प्रस्ताव में भी है। जनवरी 2014 में 21 राज्यों का सपोर्ट भी हुआ है। जो राज्य बिल्कुल 100% सपोर्ट नहीं किए तो उन्होंने विरोध भी नहीं किया है। 6 स्टेट के तो कमेंट नहीं है। कमेंट नहीं आने का मतलब था कि उन्होंने भी किसी न किसी प्रकार से इसका समर्थन किया है। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल विरोध के लिए कोई बात कहे, यह भी लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं। परंपरा को बदलिए, विचारों के आधार पर बात कही जानी चाहिए। मानवता के प्रति आप सबकी भी संवेदना हो। अच्छे सुझाव की उम्मीद थी, बहुत सारे अच्छे सुझाव भी आए हैं और काफ़ी लोगों ने इसमें, सतपाल जी ने, श्रीमती
सुप्रिया सुले जी ने, कनी मूझी जी ने, श्री नागराजन जी ने, ओवैसी साहब ने समेत अपने 14 से 15 लोगों ने इस चर्चा में भाग लेकर अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं एक बार इन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, अपने माननीय गृह मंत्री जी की ओर से, मानवता जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है और मानवता के लिए संवेदना चाहिए, सत्कार का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए और जरूरत पड़े तो साहस भी उसमें दिखाना चाहिए। और साहस दिखाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी दुनिया में जाने चाहते हैं। मानवता के लिए सब कुछ कर रहे हैं और मानवता के लिए करेंगे और अपने संतों की उस परंपरा को आज भी उसी प्रकार और उसी विचार से, हिंदुस्तान की भूमि है, इसको तपु भूमि कहा जाता है, मानव जाति के लिए सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है। इस भूमि पर मानव के अधिकारों का और संरक्षणों का पूर्ण रूपेण ख्याल रखा जाएगा। एक बार हम अनुरोध करते हैं कि आप संवेदनशीलता के साथ आप इस प्रस्ताव को पारित होने दें, ऐसा अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को